बीबीसी दुनिया में आज देखिए अमेरिका चीन के बीच टैरिफ वॉर। अमेरिका और चीन में एक बार फिर छिड़ा ट्रेड वॉर। चीन ने किया कोयले और तेल समेत कई अमेरिकी चीजों पर टैरिफ लगाने का ऐलान। इससे पहले अमेरिका लगा चुका है चीनी साजो सामान पर 10% अतिरिक्त टैक्स। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं सारिका सिंह। जानेंगे क्या ट्रंप के फैसलों का होगा अंजाम, लेकिन पहले हेडलाइंस। अवैध प्रवासियों को वापस उनके देश भेजने के डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के बाद पूरे अमेरिका में मारे जा रहे हैं छापे। खौफ में क्यों है भारत समेत दूसरे देशों से अमेरिका गए कई लोग, दिखाएंगे न्यूयॉर्क से स्पेशल रिपोर्ट। ताइवान ने सुरक्षा कारणों की वजह से चीन के एआई ऐप डीप सीक पर लगाया बैन। देश के प्रधानमंत्री ने कहा इसका इस्तेमाल करने से चीन तक पहुंचेगा ताइवान का सारा डेटा। तुर्की पहुंचे सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल शरा राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन से करेंगे मुलाकात। सीरिया में तुर्की का एयरबेस बनाने पर हो सकता है समझौता। बशर अल असद को सीरिया की सत्ता से हटाने वाले मुख्य विद्रोही संगठन के नेता हैं अहमद अल शरा। इसराइल और हमास में संघर्ष विराम के बीच गजा में कई लोगों को है इलाज का इंतजार। दिखाएंगे रेयर ब्लड डिजीज से जूझ रही ऐसी ही एक बच्ची की कहानी जिसे इसराइल ने दी गजा से बाहर जाकर इलाज कराने की इजाजत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पद संभालते ही जिस कारोबारी जंग की शुरुआत की है वो एक मोर्चे पर तो शांत होती दिख रही है, लेकिन दूसरे मोर्चे पर हालात गंभीर होते जा रहे हैं। अमेरिका ने कनाडा और मैक्सिको पर टैरिफ लगाने का फैसला तो टाल दिया है, मगर कुछ शर्तों के साथ। दूसरी ओर चीन पर ट्रंप की सख्ती बनी रही, लेकिन अब चीन ने अमेरिका को लेकर जवाबी कदम उठा लिए हैं। कवर स्टोरी में दिखाएंगे क्या हो रहा है ट्रंप के इन फैसलों का असर। चीन ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ का जवाब टैरिफ से दिया है, जिसके बाद दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच फिर से ट्रेड वॉर शुरू हो गया है। चीन ने अमेरिका से आने वाले कोयले और लिक्विफाइड नेचुरल गैस पर 15% का आयात शुल्क लगा दिया है। इसके साथ ही कच्चे तेल, खेती में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी, पिकअप ट्रक्स और स्पोर्ट्स कारों पर 10% का टैरिफ लगाया है। चीन की एंटी मोनोपोली जांच एजेंसी ने भी गूगल की जांच शुरू कर दी है। और चीन के इस कदम से एशियाई शेयर बाजारों में उठापटक शुरू हो गई। जापान और हांगकांग के शेयर बाजारों में उछाल आया, मगर चीन की इस घोषणा के बाद गिरावट देखी गई। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको पर लगने वाले टैरिफ को 1 महीने के लिए टाल दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि मेक्सिको को लेकर यह फैसला क्यों बदला गया। They've agreed to put in 10,000 soldiers permanently, like forever, 10,000 soldiers at their side of the border and stop fentanyl and illegal aliens from coming into our country. They have a big incentive to do. मेक्सिको के साथ साथ कनाडा को लेकर भी ट्रंप के तेवर नरम पड़े। राष्ट्रपति ट्रंप और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने बातचीत की और कनाडा के साथ भी ऐसी ही बॉर्डर डील की घोषणा हुई। बीबीसी संवाददाता मिशेल फ्लरी कनाडा के ओंटारियो के विंडसर पहुंची और जानने की कोशिश की कि ये सब जो चल रहा है उसे कनाडा के लोग कैसे देख रहे हैं। देखिए उनकी ये रिपोर्ट। टैरिफ लगाने की धमकी के जवाब में कनाडा में कुछ दुकानों ने अपने यहां से अमेरिकी कंपनियों की शराब हटा दी थी, मगर अमेरिका ने फैसला टाला तो कुछ दुकानों में फिर से अमेरिकी प्रोडक्ट्स की वापसी हो गई। अभी के लिए तो ट्रेड वॉर टल गया है, मगर कुछ लोग बुरी तरह उखड़ गए हैं। For me, a line's been crossed. मोनिका मोरेली ने ट्रेड वॉर के कारण 2 अमेरिकी कंपनियों अमेज़न और नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दिया है। वो कहती हैं कि अब दोबारा इन्हें इस्तेमाल नहीं करेंगी। It's like the whims of someone who... ये किसी की ऐसी सनक है जो हर दिन बदल रही है, मगर इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अब मैं अमेरिका पर अपने सहयोगी के तौर पर भरोसा नहीं कर सकती। यहाँ लवाल में दूसरी चीजों में इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स बनाए जाते हैं। वो टैरिफ से निपटने की तैयारी कर रहे थे। कनाडा का 80% निर्यात अमेरिका को ही होता है। अमेरिका ने टैरिफ को टाल दिया है, लेकिन लवाल के प्रेसिडेंट जोनाथन कहते हैं कि सवाल बना हुआ है। क्या होगा क्या नहीं, ये हाल तो टैरिफ लगने जैसे ही बुरे हैं। ये कंपनी 50 साल से कारोबार कर रही है। ये कामयाबी दोनों देशों के साथ काम करने से मिली है। रिश्ते बनाने में काफी समय लगता है और अब ये पता चला कि ये रिश्ता कितना नाजुक था और उस एक इंसान का एजेंडा उन रिश्तों और बिजनेस को बदल सकता है जो पिछले 50 सालों से है। इससे बहुत दुख होता है। यहाँ ओंटारियो के विंडसर में आप नदी के उस पार अमेरिकी शहर डेट्रॉयट को देख सकते हैं। अभी के लिए पड़ोसी से मिले धोखे जैसे एहसास से कुछ राहत तो मिली है, मगर कब तक। बीबीसी संवाददाता मिशेल फ्लरी की रिपोर्ट।
और टैरिफ के साथ साथ डिपोर्टेशन की भी तैयारी है। डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव के दौरान टैरिफ के साथ अवैध प्रवासियों को वापस उनके देश भेजने का वादा किया था। पद संभालते ही उन्होंने अप्रवासन विभाग को कहा है कि देश में जितने भी लोग बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए और फिर से वहीं भेजा जाए जहां से वो आए। इस तरह की सख्ती न्यूयॉर्क में भी देखी गई। उन इलाकों में भी कार्रवाई हुई है जहां भारतीय मूल के लोग रहते हैं। इस कार्रवाई के बाद क्या माहौल है, देखिए न्यूयॉर्क से बीबीसी के लिए सलीम रिजवी की रिपोर्ट। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही अवैध ढंग से अमेरिका आए विदेशी नागरिकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इनमें भारत से आए लोग भी शामिल हैं। मैं यहाँ न्यूयॉर्क में क्वींस में रिचमंड हिल के इलाके में हूँ इस वक्त। रिचमंड हिल का इलाका वो है कि जहाँ इंडियंस भी रहते हैं खासी तादाद में, वेस्ट इंडियंस भी हैं, सिख कम्युनिटी के कई गुरुद्वारे भी हैं यहाँ। तो इस इलाके में कई रेड्स पड़ी है। कहा जा रहा था कि कुछ गुरुद्वारों में भी इमिग्रेशन के अधिकारी गए हैं, लेकिन गुरुद्वारे ने इस बात से इनकार किया है। और जो लोग डिटेन किए गए हैं यहाँ, उनको कहा जा रहा है कि वो क्रिमिनल केसेस में शामिल थे। तो इस तरह से यहाँ जाहिर है कि बड़ा खौफ का माहौल है, लोग परेशान हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि सिर्फ इमिग्रेशन अधिकारी अब क्रिमिनल्स को ही निशाना नहीं बनाएंगे, बल्कि जो सही दस्तावेज के साथ नहीं रह रहा है अमेरिका में, तो उसको भी डिटेन करके डिपोर्ट किया जा सकता है। भारतीय और अन्य समुदाय के लोगों ने मिलकर इन छापों के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। हिरासत में लिए गए भारतीयों के बारे में अभी और जानकारी नहीं मिली है। हमें हर रोज लोगों के फोन आ रहे हैं और टेक्स्ट मैसेज मिल रहे हैं। लोग रो रहे हैं, ज्यादातर महिलाएं हैं। लोग पूछ रहे हैं कि क्या हमें डिपोर्ट किए जाने से पहले खुद ही चले जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि क्या होने वाला है। लोग काम पर नहीं जा रहे, वो कुछ कमा नहीं पा रहे, वो प्रति घंटे के हिसाब से काम करते हैं। छोटे कारोबारों को भी घाटा हो रहा है। अमेरिकी सरकार के आंकड़ों के अनुसार 1 करोड़ से ज्यादा लोग अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं। इनमें से 7 लाख से ज्यादा भारतीय हैं। न्यूयॉर्क में रह रहे कई लोग ट्रंप प्रशासन की सख्ती से परेशान हैं। मेरे को सर 1 साल हो गया अमेरिका में आए जा। तो आप कहाँ, पंजाब से? हाँ जी, पंजाब से आए। कैसे आए आप, कुछ बताइए। मैं तो सर हम डोंकी लगाकर सब आते हैं, मेक्सिको बॉर्डर क्रॉस करके क्रॉसिंग कर आए हैं। हाँ जी सर। अभी पेपर हैं आपके पास? या सर पेपर है मेरे पास। हम तो सर प्रेसिडेंट सर को यही कहते हैं, जो खाना कमाने के लिए इतने घर से दूर आए हैं, जो पढ़ने के लिए आए हैं, उनका साथ दिया जाए, उनको बाहर ना निकाला जाए। रेड करके भी सर ले ही जा रहे हैं, कुछ पता नहीं लग रहा है। बहुत डर है सर। लोग मंदिरों और धार्मिक स्थानों में जाने से भी डर रहे हैं। कुछ लोग हिरासत में लिए गए हैं, मगर गुरुद्वारे से किसी को हिरासत में नहीं लिया गया। ऐसा नहीं है कि हम अपराधियों का बचाव कर रहे हैं, मगर कई सारे प्रवासी बहुत अच्छे हैं। अप्रवासन विभाग की कार्रवाई से इतना डर फैल गया है कि जिन लोगों के पास अमेरिकी नागरिकता या ग्रीन कार्ड भी है, वो अपने कागजात साथ लेकर घर से बाहर निकल रहे हैं। रेड हो रही है और उस तरह से ये लोगों को बता रहे हैं कि हमने एक क्रिमिनल पकड़ा है। एक बुरी मछली को पकड़कर आप बता रहे हैं कि पूरा तालाब खराब है, ये गलत बात है। अगर आइस आपके घर पे आती है तो आपकी कुछ राइट्स है। पहली बात तो कहें उनसे कि हम आपसे बात नहीं करना चाहते हैं जब तक कि उनके हाथ में वारंट नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम उनके पास वारंट नहीं होता और उनको आप बोल सकते हैं कि हम आपको रिकॉर्ड कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप का आदेश है कि हर रोज 1200 से 1500 लोगों को हिरासत में लेकर देश से निकाला जाना चाहिए। ट्रंप प्रशासन के शुरुआती 10 दिनों में ही हर रोज करीब 800 लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है। अप्रवासन विभाग अवैध प्रवासियों को अब तेजी से पकड़ रहा है, मगर विभाग के पास देश भर में सिर्फ 41,000 लोगों को ही हिरासत में रखने की जगह है। इसीलिए अब अमेरिकी सरकार डिपोर्टेशन का इंतजार कर रहे करीब 30,000 प्रवासियों को क्यूबा में मौजूद अमेरिकी जेल गुआंतानामो बे में रखने की तैयारी में है, जिसे दुनिया की सबसे खतरनाक जेल भी माना जाता है। इससे भी अवैध प्रवासियों में डर और बढ़ गया है। बीबीसी के लिए न्यूयॉर्क से सलीम रिजवी की रिपोर्ट। और विदेशों में अमेरिकी मदद पहुंचाने वाली प्रमुख एजेंसी को लेकर अमेरिकी सरकार समीक्षा कर रही है। इस दौरान इस एजेंसी के स्टाफ को वॉशिंगटन में मौजूद उनके मुख्यालय से बाहर कर दिया गया है। ये स्टाफ अब प्रदर्शन कर रहे हैं
और इसके साथ अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता भी जुड़ गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने यूएस एड सेव्स लाइव्स की साइन बोर्ड पकड़ा हुआ था। जेमी रास्किन, जो एक डेमोक्रेटिक सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि एजेंसी को अस्थायी तौर पर बंद करना गैर कानूनी है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी एलन मस्क पर इसका इल्जाम लगाया। मस्क ने यूएस एड को वामपंथी और गैर जिम्मेदाराना कहा था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्क रूबियो ने कहा है कि वो इस एजेंसी के कार्यकारी प्रमुख बन गए हैं और कहा कि वो इस एजेंसी के उस रवैये को खत्म कर देंगे जो उनके मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप के एजेंडे को मानने से मना कर। दुनिया भर में यूएस एड अरबों डॉलर्स एनजीओ एड ग्रुप्स और मानवीय हितों के लिए काम करने वाले गैर लाभकारी संगठनों को देता है। और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पर है। आज व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से वो बातचीत करेंगे। वो राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने वाले पहले विदेशी नेता होंगे। वो ट्रंप से गजा संघर्ष विराम के दूसरे चरण पर बातचीत करेंगे। माना जा रहा है कि ट्रंप मध्य पूर्व में अपनी बड़ी योजना की वजह से इस संघर्ष विराम को बढ़ाने के हक में है। इसमें वो सऊदी अरब को भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन खबर ये भी है कि नेतन्याहू पर हमास के खिलाफ जंग को फिर से शुरू करने के लिए उन्हीं की सरकार के कुछ सदस्य दबाव बना रहे हैं। और गजा में लड़ाई पर संघर्ष विराम अभी भी लागू है। मदद ले जा रहे ये ट्रक्स आज सुबह गजा के रफा शहर में दाखिल हुए। यूएन का कहना है कि जंग की वजह से विस्थापित हुए लोग अपनों से मिलने के लिए गजा पट्टी में घूम रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक पिछले एक हफ्ते में 10 लाख से ज्यादा लोग दक्षिणी गजा से उत्तरी गजा में पहुंच चुके हैं। और दूसरी ओर कब्जे वाले वेस्ट बैंक में जेनिन में बनी एक इजरायली सैन्य चौकी पर एक बंदूकधारी ने हमला कर दिया, जिसमें 7 सैनिक घायल हुए हैं। ऐसी रिपोर्ट्स भी है कि उसने इससे पहले आने वाली सैन्य चौकी को चकमा देकर क्रॉस कर लिया था। गोलीबारी के दौरान इजरायली सैनिकों के हाथों वो बंदूकधारी मारा गया। और इजराइल हमास में चल रही जंग की वजह से कई लोग इलाज के लिए तरसते रहे। ऐसी एक कहानी है 2 साल की बच्ची हबीबा अल अस्कारी की, जो एक रेयर ब्लड डिजीज से जूझ रही हैं, जिसमें उनके हाथ पैर तक खून पहुंचना बंद हो गया। हबीबा का इलाज कर रहे डॉक्टर्स का कहना था कि उन्हें जल्द से जल्द गजा के बाहर किसी अस्पताल में भर्ती कराना होगा। पिछले हफ्ते बीबीसी संवाददाता उनसे मिलने पहुंचे थे और अब आखिरकार हबीबा को इलाज के लिए गजा से जॉर्डन पहुंचाया गया है। बीबीसी संवाददाता फरगल कीन इस पूरे सफर में उनके साथ थे। देखिए उनकी ये रिपोर्ट, जिसके कुछ हिस्से आपको परेशान कर सकते हैं। 2 साल की हबीबा यहां से बाहर निकाले जाने का इंतजार कर रही हैं ताकि उनकी जान बच सके। हबीबा को रेयर ब्लड डिजीज है। ये है उनकी मां राना, जिन्होंने इस उम्मीद में हर तकलीफ सही कि कभी तो इजरायली अधिकारी उन्हें और हबीबा को गजा से बाहर जाने देंगे। एक हफ्ता पहले हम मदद मुहैया कराने जा रही जॉर्डन की सेना के साथ गजा पहुंचे थे। जॉर्डन के अधिकारियों को उम्मीद थी कि वो हबीबा समेत बाकी घायलों को वहां से बाहर ला पाएंगे, मगर तब इजरायली अधिकारियों ने इसकी इजाजत नहीं दी थी। बीबीसी संवाददाता ने पिछले हफ्ते गजा में हबीबा से मुलाकात की थी। उनके हाथ और पैर एक तरह के गैंग्रीन की वजह से काले पड़ गए हैं। इस वजह से डॉक्टर बेहद फिक्रमंद थे। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हबीबा को जल्द से जल्द गजा से बाहर ले जाकर उनकी जिंदगी बचा पाएं और उनके हाथ पैर का जो भी हिस्सा काम लायक हो उसे ठीक कर पाएं। वो मुझसे बिस्किट मांगती है तो मैं उसे नहीं दे सकती। अगर मैं उसे दे देती हूँ तो वो मुझे देखती है। मैं बता नहीं सकती कि वो मुझे किस तरह से देखती है। पर फिर डॉक्टर ने हमें ये वीडियो संदेश भेजा, बताया कि हबीबा को बाहर ले जाने की इजाजत मिल गई है। किस्मत अच्छी रही तो आज वो अस्पताल से निकल चुकी होगी और जॉर्डन जा रही होगी। हम दुआ कर रहे हैं कि बस ऐसा ही हो जाए। फिर खबर आई कि इजराइल उनकी मां को साथ नहीं जाने देगा। ये पता चलने पर राना बहुत परेशान हो गई। परिवार की इच्छा का ख्याल रखते हुए हमने ये नहीं फिल्माया। इसे काफी तकलीफ हो रही है। ये हमारी बात नहीं है। एक माँ की चिंता और हताशा को देखकर बहुत पीड़ा हो रही है। पर रात भर में इजराइल ने अपना फैसला बदल लिया।
उन्होंने कहा कि मानवीय रवैया रखते हुए वो इस मामले में एक मां को उनकी बच्ची के साथ जाने की इजाजत दे रहे हैं, पर आखिरी कुछ घंटों में हुई उलझन के चलते राना को पता नहीं था कि उनका बेटा सुहैब उनके साथ जा पाएगा या नहीं। ये सब थका देने वाला था, लेकिन आखिरकार मुझे इजाजत मिल गई। अब मेरा बेटा सुहैब बचा है। ऊपर वाला मुझे उससे दूर रहने की तकलीफ ना दे। ऐसी जगह पर इतना तनाव जहां वो खुद से कोई फैसला नहीं ले सकते। लेकिन फिर ये बात साफ हुई कि सुहैब को भी साथ ले जा सकते हैं। वो जॉर्डन के लिए रवाना हो गए। बीती रात जब हबीबा जॉर्डन पहुंची, हम भी वहां थे। उनकी मां थकी हुई थी। हबीबा के लिए बहुत कुछ एकदम नया है। हालांकि ये जगह सुरक्षित है जहां उनके ठीक होने की भी उम्मीद है। ये वो उम्मीद भरे पल हैं जो इस संघर्ष में बहुत कम देखने को मिले हैं। हबीबा अब जॉर्डन में है और मेरे पीछे आप उनकी मां को देख सकते हैं। उन्हें अब बेटी के साथ हेलीकॉप्टर में ले जाया जा रहा है। ये एक नए सफर की शुरुआत है। हम यहाँ से निकलते उससे पहले हबीबा ने अपनी मां को आवाज लगाई। हेलीकॉप्टर में मुझसे कुछ फुट दूर अलग सी मशीन में इस बच्ची का ध्यान बंटाया जा रहा है। कहने को तो ये एक इंसान की कहानी है, मगर ये पूरी इंसानियत की हकीकत बयां करती है। बीबीसी संवाददाता फगल कीन की रिपोर्ट। तो हबीबा को तो इलाज का मौका मिल गया है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक गजा में 2000 बच्चों समेत करीब 14,000 लोगों को इलाज के लिए गजा से बाहर निकाला जाना जरूरी है। और पोलर बेयर्स यानी ध्रुवीय भालू क्या खा रहे हैं, इस पर नजर है कनाडा के कुछ वैज्ञानिकों की। वो उनकी कैलोरीज को कैलकुलेट कर रहे हैं ताकि ये पता लग पाए कि उन्हें दिन में, हफ्ते में या महीने में कितनी ऊर्जा चाहिए और ग्लोबल वार्मिंग का उन पर क्या असर हो रहा है। जब आर्कटिक पर बर्फ जमती है तो उस दौरान वो सील्स का शिकार करते हैं, लेकिन पिघलती बर्फ की वजह से उनके लिए शिकार का वक्त भी कम बचता है अब, जिसका मतलब है उन्हें कम खाना मिलेगा और इसका असर मादाओं और पोलर बेयर्स के बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ेगा। देखिए बीबीसी संवाददाता विक्टोरिया गिल की रिपोर्ट। जब गर्मी के हर मौसम में कनाडा के हडसन बे में बर्फ पिघलती है तो ध्रुवीय भालू तटों की ओर आते हैं। यहाँ भालू उन मरी हुई सील्स पर गुजारा करते हैं जिनका उन्होंने सर्दी के मौसम में शिकार किया था। ये उन्हें जमा कर लेते हैं। बीबीसी की टीम संरक्षण से जुड़े वैज्ञानिकों की एक टीम के साथ गई और उन्होंने हमसे कहा कि ध्रुवीय भालू बढ़ते तापमान की वजह से जूझ रहे हैं। इन जानवरों के लिए तापमान तेजी से बदला है, जिससे इन्हें खुद को ढालने में मुश्किल हो रही है। मौसम जैसे जैसे गर्म हो रहा है, जमी हुई सील्स का शिकार करने वाला अंतराल कम होता जा रहा है। अब पता लगाकर कि भालुओं को हर रोज कितनी ऊर्जा की जरूरत होती है, शोधकर्ता ये जान गए हैं कि गर्म होते मौसम का उन पर क्या असर होता है और कैसे 150 दिनों तक खिंच सकने वाला बिना बर्फ का मौसम मादाओं और उनके बच्चों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। हम भालू का साइज देखकर बता सकते हैं कि वो कितने समय के लिए बिना कुछ खाए पिए रह सकता है, क्योंकि हमें इस बात का पता है कि वो अपनी एनर्जी को कितना इस्तेमाल करते हैं। तो बिना खाए करीब 117 दिन के बाद मादाओं को अपने बच्चों को दूध पिलाने में दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं। मैनीटोबा के चर्चिल के पास मौजूद ध्रुवीय भालू उन कुछ भालुओं में से हैं जिन पर अच्छा खासा शोध हुआ है। पहले के शोधकर्ताओं ने तो भालुओं पर कॉलर कैमरा लगाए थे, जिनसे पता चला कि जमीन पर आने के बाद वो कैसे बेरीज और पौधों को ढूंढते हैं। वैज्ञानिक अपना ये नया शोध पोलर बेयर्स पर बीते 40 सालों में हुए शोध से मिलाने में कामयाब रहे। पता लगा कि खाने और समंदर की बर्फ पिघलने के बीच सीधा संबंध है, जिसकी वजह से ध्रुवीय भालुओं की आबादी 80 के दशक की तुलना में आधी हो गई है। वैज्ञानिक कहते हैं कि नतीजों से वो ध्रुवीय भालुओं की आबादी के बारे में और सटीक अनुमान लगा पाएंगे और इस गर्म होते वातावरण में बर्फ पर निर्भर रहने वाले इन जानवरों को बचाने की कोशिश कर पाएंगे। बीबीसी संवाददाता विक्टोरिया गिल की रिपोर्ट। और कार्यक्रम को लेकर आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं। एक्स पर मेरा हैंडल है @BBC सारिका। आज के लिए इतना ही। बीबीसी दुनिया के साथ हम कल फिर हाजिर होंगे।